हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल दुनिया जाने की एसएस क्लासेस। तो जैसा कि आज आप लोगों को हम बता देते हैं कि जो है क्लास 9th में आज हम लोग देखने वाले हैं बादल को घिरते देखा है, जो नागार्जुन द्वारा रचित है। इसमें सबसे पहले आप लोगों को हम संदर्भ बता देते हैं और उसके बाद प्रसंग और फिर लास्ट में देखेंगे काव्यगत सौंदर्य और व्याख्या। तो पूरा देखना ही है। तो इसमें आप लोग सबसे पहले संदर्भ लिख लीजिए और उससे पहले जो है आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए संदर्भ आप लोग लिखिए कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित महाकवि जनक कवि कहते हैं उनको, जनक कवि नागार्जुन द्वारा रचित प्यासी पथराई आँखों में संकलित बादल को घिरते देखा से लिया गया है। ठीक है। अब जो इसमें बात करें, अगर संदर्भ हो गया, प्रसंग की बात करें तो प्रसंग रहेगा कि कवि ने यहाँ पे जो है हिमालय पे वर्षा का अत्यधिक चित्रण किया है। ठीक है, वर्षा का जो है इसमें मनोरम चित्रण किया है। तो इसमें जो है अब आप लोग व्याख्या लिखिए। तो व्याख्या जो है अब हम बताना शुरू करते हैं। तो देखिए, अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। क्या कह रहे हैं, अमल का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे जो है कवि जो है नागार्जुन वह क्या कहना चाहते हैं, तो उससे पहले आप लोग देखिए कि कवि जो है यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि वहाँ के जो मनोरम चित्रण है हिमालय के, वही जो है यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है। तो अमल का मतलब क्या होता है, आप देखिए, अमल का मतलब होता है स्वच्छ यानी कि निर्मल, और धवल का मतलब हो जाएगा सफ़ेद, गिरी का मतलब होता है पर्वत, और शिखरों का मतलब होता है चोटी। बादल को गिरते देखा है तो क्या हो जाएगा, इसका अर्थ कि स्वच्छ चांदी के समान पर्वतों की चोटियों पर बादल को गिरते हुए देखा है, घिरते हुए देखा है। छोटे मोटे मोती जैसे, छोटे मोटे मोती जैसे का मतलब समान, छोटे मोटे मोती के समान। अतिशय का मतलब अत्यधिक, शीतल का मतलब ठंडक, वारी का मतलब पानी, कणों का मतलब कणों बूंद होता है, लेकिन कणों ही यहाँ पे कहेंगे। तो क्या हो जाएगा कि छोटे मोटे मोती के समान अत्यधिक ठंडे कणों को गिरते हुए देखा है। मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। तो मानसरोवर यानी तालाब के उन सुनहले, स्वर्णिम का मतलब सुनहले, कमलों पर गिरते हुए देखा है। बर्फ के उन बूंदों को स्वर्णिम कमलों पर गिरते हुए देखा है। फिर कह रहे हैं कि तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलों के श्यामल शीतल अमल सलिल में बादल को गिरते देखा है। तो यहाँ पे देखिए तुंग हिमालय के, यानी कि तुंग का मतलब होता है ऊंचा, हिमालय के कंधों पर यानी चोटियों पर छोटी बड़ी, ठीक है, छोटी बड़ी कई झीलें हैं। क्या कहना चाहते हैं कि ऊंचे हिमालय के चोटियों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, जहाँ पर श्यामल यानी कि सांवले, और शीतल यानी ठंडक, अमल का मतलब निर्मल स्वच्छ, सलिल यानी जल में। ठीक है, तो क्या कहना चाहते हैं कि वहाँ कंधों पर यानी चोटियों पर कई झीलें हैं, जहाँ पे श्यामल ठंडी स्वच्छ जल में समतल देश से आए हुए, ठीक है, कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा, अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय जो है इस तरह से हमारे भारत पे यहाँ जो है बना हुआ है। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि यहाँ ये जो समतल देश है, जो मैदान क्षेत्र है, प्लेन एरिया है, यहाँ से आए हुए ये जो हंस हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो है तुंग हिमालय यानी ऊंचे हिमालय के चोटियों पर सांवले ठंडे स्वच्छ जल में समतल देश से आए हुए गर्मी, पावस का मतलब होता है वर्षा, ठीक है, पावस का मतलब होता है वर्षा। तो वर्षा की उमस यानी गर्मी से आकुल यानी कि व्याकुल, गर्मी, वर्षा की गर्मी से व्याकुल, तिक्त यानी कि तीखे सुंदर, विषतंतु का मतलब होता है कमल नाल की कोमल रेशे, ठीक है, कमल नाल की कोमल रेशे को खोजते हुए हंसों को तिरते यानी कि तैरते हुए देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार में देख लीजिए, एक बार में पूरा देख लीजिए इसका अर्थ।
स्वच्छ चांदी के समान पर्वतों की चोटियों पर बादल को गिरते हुए देखा है। छोटे मोटे मोती के समान अत्यधिक ठंडी बर्फ के कणों को मानसरोवर तालाब के उन सुनहले कमलों पर गिरते हुए देखा है। हिमालय के ऊंचे चोटियों पर कई झीलें हैं जिसमें अत्यधिक शीतल और स्वच्छ जलों में आए हुए समतल देश से आए हुए वर्षा की गर्मी से व्याकुल तीखे मधुर कमल नाल को खोजते हुए हंसों को तैरते हुए देखा है। ठीक है, आगे जो है देखिए, आगे क्या कह रहे हैं कि एक दूसरे से वियुक्त हो। यहाँ आप लोगों को पहले बता देते हैं कि जो हमारे चकवा और चकवी पक्षी होते हैं, ठीक है, उनको काफ़ी समय से श्राप मिला हुआ है, तो वही वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं कि एक दूसरे से वियुक्त यानी कि अलग, बिछड़ कर अलग अलग रहकर जिनको, ठीक है, एक दूसरे से बिछड़ कर अलग अलग रह कर के जिनको सारी रात, पूरी रात बितानी होती है निशा काल से, यानी काफ़ी समय से, चिर, यहाँ पे इसका हो जाएगा, चिर का मतलब पुराने समय से अभिशापित हैं, जो काफ़ी समय से उनको रात जो है वह अलग अलग बितानी पड़ती है, जो काफ़ी समय से उनको श्राप मिला हुआ है, बेबस उन व्याकुल चकवा चकवी का क्रंदन बंद हुआ। ठीक है, क्रंदन का मतलब क्या हो जाएगा कि विरह व्यथा में रोना, वह क्रंदन जो है बंद हो गया है। उन महान सरोवर यानी उन महान तालाब के तीरे का मतलब किनारे, उस महान तालाब के किनारे उनका क्रंदन बंद हो गया है। शैवाल की हरी दरी पर प्रलय कलह छिड़ते देखा है। शैवाल एक घास होती है, जो ये हमारा तालाब है अगर, तो इस पे जो है इस तरह से ऐसे ऐसे जो है बिछी हुई रहती है हरे रंग की, इसको एल्गी भी कहते हैं इंग्लिश में, तो यही जो है शैवाल है। और शैवाल की हरी दरी पर, हरी घास पर प्रणय यानी कि प्रेम के क्रीड़ा को छिड़ते देखा है, करते हुए देखा है। प्रणय का मतलब होता है प्रेम, कलह का मतलब वैसे झगड़ा होता है, लेकिन क्रीड़ा कहेंगे तो प्रेम के क्रीड़ा को करते हुए देखा है। अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी बात सुन लीजिए पहले, कि जो महाकवि कालिदास हैं उन्होंने एक काव्य, महाकाव्य लिखा है। ठीक है, महाकाव्य लिखा है जिसका नाम मेघदूतम है। ठीक है, तो वही जो है इसका वर्णन वहाँ पे उन्होंने किसका वर्णन किया है, कुबेर जी का वर्णन किया है। ठीक है, धनपति जो कुबेर हैं उनका वर्णन किया है अपने महाकाव्य में। तो वही बातें जो है यहाँ पे कवि नागार्जुन कह रहे हैं कि कहाँ गया धनपति कुबेर। ठीक है, जो कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य मेघदूतम है, उसमें जो कुबेर जी का वर्णन किए हैं, वह धनपति कुबेर कहाँ चला गया है और कहाँ गई उसकी अलका, यानी उसकी अलकापुरी कहाँ चली गई है, नहीं ठिकाना कालिदास के इन धनपति कुबेर और अलकापुरी का कोई ठिकाना नहीं है, व्योम वाहिनी गंगा जल का। ठीक है, और ना ही आकाश में चलने वाली इस पवित्र गंगा जल का कोई ठिकाना है। उनके द्वारा जो बताया गया ये धनपति कुबेर है, ना तो उसका कोई ठिकाना है, ना उनके अलकापुरी का, और जो आकाश में चलने वाले जल मार्ग जल हैं, ना तो उनका कोई ठिकाना है। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या मेघदूत का पता कहीं पर। क्या कह रहे हैं कवि नागार्जुन कि मैंने बहुत ढूंढा उस मेघदूत का, कि मुझको जो है उस मेघदूत का दर्शन हो जाए, लेकिन मुझको जो है उसका दर्शन नहीं हुआ, उसका पता कहीं पर नहीं चला। कौन बताए यह यायावर, यानी कि भटकना। ठीक है, इसका मतलब भटकना होता है, तो इसको इस तरह से कह सकते हैं, रहस्य भी कह सकते हैं कि कौन यह रहस्य बता सकता है। हो सकता है कि बरस पड़ा हो सकता है कि इन चोटियों पर कहीं बरस पड़ा हो वह मेघदूत जिसको हमने ढूंढा है, जिसको हम ढूंढ रहे हैं, हो सकता है वह यहीं पर्वतों की चोटियों पर कहीं बरस पड़ा हो। जाने दो वह कवि कल्पित था, यानी कि वह कवि जो कालिदास हैं उनको कह रहे हैं कवि नागार्जुन कि वह कवि तो कल्पित थे, वह तो सिर्फ एक कल्पना मात्र कवि थे, जिन्होंने मेघदूत में कल्पना की थी कि जो धनपति कुबेर और उनकी अलकापुरी की कल्पना किए हैं, जाने दीजिए वह तो कवि कल्पित हैं। लेकिन हमने, यानी कि मैंने तो भीषण जाड़ों में, अत्यधिक जाड़े में, सर्दी में नभचुंबी आकाश को चूम लेने वाले कैलाशों की शीर्ष यानी चोटियों पर, नभचुंबी का मतलब आकाश को चूम लेने वाले कैलाश यानी कि पर्वत
और शीर्ष मतलब चोटी, यानी कि आकाश को चूम लेने वाले, आकाश पर जो है यानी कि गगन चुंबी नभचुंबी यानी कि आकाश को चूम लेने वाले पर्वतों की चोटियों पर महामेघ विशाल बादलों को झंझा नील से गरज गरज कर भिड़ते देखा, यानी कि अत्यधिक गरज गरज कर भिड़ते हुए देखा है, यानी कि बरसते हुए देखा है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हो गया है। आगे देखिए, दुर्गम बर्फानी घाटी में सहस्त्र सहस्त्र फुट उच्च शिखरों पर, यानी यहाँ पे दुर्गम का मतलब क्या हो जाएगा, जहाँ पहुँचा ना जा सके, और बर्फानी यानी बर्फ की घाटी में। ठीक है, दुर्गम का मतलब होता है जहाँ जाया ना जा सके, पहुँचा ना जा सके। शत का मतलब सैकड़ों और सहस्त्र का मतलब हजारों। ठीक है, सैकड़ों हजारों फुट ऊंचे शिखर यानी चोटियों पर अलख जिसको देखा ना जा सके उस नाभि से। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक थोड़ी सी आप लोगों को बात पहले बतानी पड़ेगी। तो बात क्या है कि जो कस्तूरी मृग होते हैं, ठीक है, तो कस्तूरी मृग क्या करते हैं कि उनके नाभि में जो है एक ऐसी सुगंध आती है जिसको जो है वे लोग सूंघते तो हैं लेकिन पता नहीं पाते हैं कि यह सुगंध कहाँ से आ रही है। तो उनको जो है जब यह नहीं पता चलता है तो बाद में वे लोग चिढ़ने लगते हैं। वही कहानी जो है इसमें बताई गई है कि दुर्गम यानी कि जहाँ पहुँचा ना जा सके ऐसी बर्फ की घाटी में सैकड़ों हजारों फुट ऊंचे शिखरों पर चोटियों पर जिसको देखा ना जा सके उस नाभि से उठने वाले, ठीक है, उस नाभि से उठने वाले अपने ही उन्माद यानी मदमस्त सुगंध में जो है व्यस्त होकर मस्त होकर ऊपर धावित होकर यानी उस ऊपर चोटी पर धावित होकर यानी दौड़ते हुए तरल कोमल कस्तूरी मृग को खुद पर चिढ़ते देखा है, यानी अपने पर यानी खुद पर ही चिढ़ते हुए देखा है। जब वे लोग अपने नाभि के सुगंधता को पता नहीं पा पाते हैं कि यह जो है पता नहीं उनको चलता है कि यह कहाँ से जो है सुगंध आ रही है, तो वे लोग खुद पर चिढ़ने लगते हैं। यही वर्णन जो है वहाँ पे नागार्जुन जी कह रहे हैं। आगे जो है देखिए, शत शत यानी सैकड़ों सैकड़ों, निर्झर यानी कि यहाँ पे निर्झर का मतलब होता है झील, निर्झरणी का मतलब नदी, यानी झील, सैकड़ों सैकड़ों झीलों और नदियों के कल कल यानी कि ध्वनि एक होती है जो उनके जल यानी पानी गिरने की ध्वनि होती है। मुखरित का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कुंजित करना। देवदारू का मतलब देवदारू और कानन का मतलब वन में। ठीक है, यानी कि सैकड़ों सैकड़ों झीलों और नदियों की कल कल की ध्वनियों से देवदारू वन को कुंजित करते हैं। गुंजित करने यानी गुंजा देना पूरी तरह से, वहाँ पे जो है अत्यधिक आवाज आ जाती है उनकी ध्वनि का। आगे जो है देखिए कि शोणित यानी कि लाल हो जाएगा, और धवल का मतलब सफ़ेद। लाल सफ़ेद भोजपत्रों से छाई हुई यानी बनी हुई कुटी के भीतर, लाल सफ़ेद भोजपत्रों से बनी हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से कुंतल यानी केस साजे हुए यानी कि सजाए हुए हैं। इंद्रजील यानी कमल नील माला डाले हुए हैं। शंख का मतलब शंख और सरीखे का मतलब समान, सुगर का मतलब सुंदर गले में। तो यहाँ पे वर्णन किस बात का हो रहा है, किन्नर प्रदेश का वर्णन हो रहा है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि लाल सफ़ेद भोजपत्रों से बनी हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से कुंतल का मतलब बालों को सजाए हुए हैं। वहाँ के जो नर नारियां हैं वे लोग लाल सफ़ेद भोजपत्रों की बनी हुई जो कुटी है उसके अंदर रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से अपने केश को अपने बाल को सजाए हुए हैं। और इंद्रनील की माला यानी कमल नील की माला शंख सरीखे यानी शंख के समान सुंदर गले में इंद्रनील की माला डाले हुए हैं, इंद्रनील की माला पहने हुए हैं। कानों में कुवलय लटकाए, ठीक है, कानों में कुंडल, कुवलय का मतलब कुंडल, यहाँ पे वैसे जो है जो यानी किसी जो इस तरह से पहनते हैं तो इसी को कहते हैं कि कुंडल, यानी कि कानों में कुंडल लटकाए हुए हैं। और शतदल रक्त कमल बेड़ी में, तो यहाँ पे क्या है कि सैकड़ों, ठीक है, यानी कि जो कमल नील होती है
ऐसी लाल कमल के जो सैकड़ों कमल नील होते हैं उनको जो है बेड़ी में यानी कि अपने जो है गले में पहने हुए हैं। आगे देखिए, यहाँ पे जो है वही किन्नर प्रदेश का वर्णन हुआ है। ठीक है, आगे जो है देख लीजिए, इसका बेड़ी में जो है कमल, लाल कमल जो है सजाए हुए हैं। आगे देखिए, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। रजत रजित, ठीक है, रजत का मतलब होता है चांदी, रजित का मतलब होता है बने हुए, यानी चांदी से बने हुए। मणि, खजित का मतलब मणि लगी हुई है, कला में। ठीक है, ऐसे जो है कला से बनाई गई है, यानी कि चांदी से बने हुए मणि लगी हुई। ठीक है, खजित का मतलब लगाई गई है, यानी कि चांदी के बने हुए मणि लगी हुई कला में, यानी ऐसी बनाई गई पान पत्र, यानी कि जो मदिरा पान का उनका बर्तन है। पात्र का मतलब बर्तन होता है, और पान का मतलब जो मदिरा पान करने वाला जो पान होता है वही कह रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, द्राक्ष रासों का मतलब हो जाएगा मदिरा पान। ठीक है, यानी कि पूरित, यानी उससे भरा हुआ। ठीक है, मदिरा पान से भरे हुए पान पत्र में क्या हुआ है, वह जो है, यानी कि एक सिंपल सा बात है, जो वहाँ के किन्नर प्रदेश के नर नारियां हैं उनका जो मदिरा पान करने का जो बर्तन है वह चांदी का बना हुआ है। ठीक है, वह जो है उनका चांदी का बना हुआ है, जो मदिरा पान से पूरी तरह से भरा हुआ है। ठीक है, और रखे सामने अपने अपने, वे लोग अपने अपने सामने मदिरा पान से भरे हुए उस पान पत्र को, उस बर्तन को रखे हुए हैं। और लोहित का मतलब लाल, लाल चंदन के त्रिपादी पर। ठीक है, यानी 3 पैर वाले, ठीक है, 3 पैर वाले उस स्थान, उस टेबल पर कह सकते हैं, वे लोग जो हैं लाल चंदन की बनी हुई उस त्रिपादी पर उसे अपने अपने सामने रखे हुए हैं। और नरम निदाग, ठीक है, जिसमें कोई दाग ना हो, बाल कस्तूरी, ठीक है, कस्तूरी मृग के, यानी बाल का मतलब नन्हे, नन्हे या छोटे, यानी कि नरम निदाग जिसमें कोई दाग ना हो, ऐसे नन्हे कस्तूरी मृग के। ठीक है, कस्तूरी मृग दिया है तो कस्तूरी मृग यानी कस्तूरी मृग के छोटे बच्चों की छालों पर। ठीक है, यानी छोटे इस तरह से ऐसे छाल है। ठीक है, उस पे पलथी मारे। ठीक है, क्या यहाँ पे बताना चाहते हैं कि लाल चंदन के त्रिपादी पर अपने अपने सामने मदिरा पान की बर्तन को रखे हुए हैं, और नरम निदाग जिसमें कोई दाग ना हो, ऐसे कस्तूरी मृग के बच्चों की छालों पर वे लोग पलथी मारकर बैठे हुए हैं। और मदिरा, ठीक है, मदिरा, मदिरा आदुर का मतलब हो जाएगा, यानी मदिरा, और इसका मतलब हो जाएगा लाल। ठीक है, मदिरा पान करने से आंखें लाल हो गई हैं, और उन्मद यानी कि मदमस्त हैं, नशे में हो गए हैं। किन्नर किन्नरियाँ, वहाँ के जो किन्नर प्रदेश के नर नारियाँ हैं, वे लोग मदिरा पान करने से उनके आंखें जो हैं लाल लाल हो गई हैं, और वे लोग मदमस्त हो गए हैं। और क्या कर रहे हैं कि मृदुल यानी कि कोमल सुंदर अंगुलियों पर, ठीक है, अपने कोमल सुंदर अंगुलियों पर वंशी को फिरते देखा है, यानी वंशी को बजाते हुए देखा है। क्या कह रहे हैं कवि कि वहाँ पे जो वहाँ के किन्नर किन्नरियाँ हैं, वे लोग वे मदिरा पान करने से उनके आंखें लाल लाल हो गई हैं, और वे लोग मदमस्त होकर अपने कोमल सुंदर अंगुलियों से बंसी को बजाते हुए हमने देखा है। तो ये था हमारा, ठीक है, इसमें वैसे एक एक शब्द का अर्थ तो बता ही दिए हैं। ठीक है, कहिए तो एक बार में पूरा देखते चलते हैं बस सरसरी निगाहों से। तो देख लेते हैं एक बार। स्वच्छ चांदी के समान पर्वतों की चोटियों पर बादल को गिरते हुए देखा है। छोटे मोटे मोतियों के समान अत्यधिक ठंडे बर्फ के कणों को मानसरोवर, ठीक है, तालाब के उन सुनहले कमलों पर गिरते हुए देखा है। हिमालय के ऊंचे कंधों की चोटियों पर कई झीलें हैं, जिसमें ठंडे और स्वच्छ जल में समतल देश से आए हुए वर्षा की गर्मी से व्याकुल उस, ठीक है, कमल के तंतु को खोजते हुए हंसों को तैरते हुए देखा है। एक दूसरे से अलग होकर जिनको पूरी रात बितानी होती है, वे चकवा चकवी जिनको काफ़ी समय से अभिशापित हैं, यानी श्राप मिला हुआ है, उनका क्रंदन बंद हुआ है इस सरोवर के तीरे, यानी कि सुबह के समय इस तालाब के
किनारे इनका क्रंदन बंद हो जाता है, जो शैवाल की दरी पर प्रेम के क्रीड़ा को करते हुए हमने देखा है। और फिर कह रहे हैं कि उस कवि कालिदास की जो है यह धनपति कुबेर हैं वह कहाँ चले गए हैं, उनकी अलकापुरी कहाँ चली गए हैं, उनकी गंगा जल जो व्योम वाहिनी आकाश में चलने वाले गंगा जल हैं वे कहाँ चले गए हैं। हमने बहुत ढूंढा है लेकिन इस मेघदूत के दूत का कहीं पर दर्शन नहीं मिला, कहीं पर इनका पता नहीं चला है। इसका क्या रहस्य है? बरस पड़े होंगे या यहीं कहीं पर बर्फ पड़े होंगे, जाने दीजिए। यह कवि जो है वह कल्पित हैं। मैंने तो भीषण जाड़ों में, ठीक है, हमने तो अत्यधिक ठंडी में इस नभचुंबी पर, ठीक है, इस आकाश को चूम लेने वाले कैलाश के चोटियों पर महामेघ को अत्यधिक गरज गरज कर बरसते हुए देखा है। जहां पहुंचा ना जा सके ऐसे बर्फ की घाटी में सैकड़ों हजारों फुट ऊंचे शिखर पर, चोटियों पर जिसे देखा ना जा सके, उस नाभि से उठने वाले अपने ही मदमस्त सुगंध में मस्त होकर दौड़ते हुए उस कस्तूरी मृग को हमने चिढ़ते हुए देखा है। सैकड़ों हजारों झीलों और नदियों से मदमस्त यानी कुंजित कर देने वाले देवदारू के वन को लाल सफ़ेद भोजपत्र से बनी हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से अपने बाल को सजाए हुए हैं और इंद्र नील की यानी कि कमल नील की माला को शंख के समान अपने सुंदर गले में पहने हुए हैं, कानों में कुंडल लटकाए हुए हैं, सैकड़ों बेदी को कमल में लटकाए हुए हैं, बेदी में यानी कि लाल कमल को लटकाए हुए हैं। और वहाँ के जो नर नारियां हैं उनके जो पान पत्र हैं यानी कि मदिरा पीने के जो बर्तन हैं वह चांदी के बने हुए हैं, उसमें मणि लगी हुई है और वह पूरी तरह से भरे हुए हैं और उसको उन्होंने अपने सामने रखा हुआ है। और लाल चंदन के त्रिपादी पर उन्होंने अपने सामने मदिरा पान को रखा हुआ है और फिर खुद जो है वह नरम निदाग बिना दाग वाले कस्तूरी मृग के नन्हे बच्चे के छाल पर जो है नन्हे मृग के छाल पर पलथी मारकर बैठे हुए हैं और मदिरा पान करने से उनके आंखें लाल लाल हो गई हैं और वह मस्त होकर किन्नरियाँ जो हैं मदिरा पान करने की वजह से मदमस्त हो गई हैं और उनके कोमल और सुंदर अंगुलियों को हमने बंसी करते हुए देखा है, बंसी बजाते हुए देखा है। ठीक है, तो ये था हमारा जो है इसका जो बादल को घिरते देखा है। आप लोग देख लीजिएगा कि इससे छोटा वीडियो आप लोगों को कहीं मिल जाए और इससे डिटेल में कहीं मिल जाए, यानी कि एक बार पूरी तरह से एक एक शब्द का अर्थ। बस फ़र्क इतना सा है कि हम जो है गा के नहीं पढ़ाते हैं, बस फ़र्क सिर्फ इतना सा ही है, बाकी जो है और कोई फ़र्क इसमें आप लोगों को नहीं दिखेगा और कम से कम समय में आप लोगों को जो है पूरा कंटेंट मिल जाता है, पूरा अर्थ आप लोगों को बता दिया जाता है, संदर्भ बताया जाता है, प्रसंग बताया जाता है, काव्यगत सौंदर्य बताया जाता है। तो इसी बात पे आप लोग काव्यगत सौंदर्य लिख लीजिए। तो रस जो है इसमें श्रृंगार रहेगा, गुण जो है इसमें माधुर्य रहेगा और जो भाषा है वह खड़ी बोली रहेगी और शब्द शक्ति जो है वह लक्षणा रहेगा। और अगर बात करें अलंकार की तो अलंकार उपमा, अनुप्रास, पुनरोक्ति, प्रकाश। ठीक है, तो ये हो गया काव्यगत सौंदर्य और यहीं करते हैं इसको समाप्त। तो आप लोग जो है अत्यधिक लाइक और शेयर करिएगा। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।